जब इस डेयरी को बनाया यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखा? इसमें जो यहाँ पे विंड फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट रहता है और ईस्ट से वेस्ट रहता है, पछवा पूर्वा जो बोलते हैं। दूध लोगों तक है जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध कैसे पहुँचे? जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, हमें शुरुआत से ही लेना पड़ता है कि हम अपने एनिमल को अच्छा खिलाएं। मिल्क का जो रूल है गोल्डन, वो है कि हम उसको जल्दी से जल्दी कस्टमर तक पहुंचा दें, जिससे वो उबाल के उसकी फ्रेशनेस एंजॉय कर सकें। कनाडा से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद अपने गांव वापस लौटना और उसके बाद वहां पर एक डेयरी शुरू करना, डेयरी फार्मिंग करना, ये आसान फैसला नहीं था, लेकिन काम वही करेंगे जो मन को संतुष्टि दे। इसी सोच के साथ सहारनपुर के कातला कला गांव के एक युवा अर्चित बंसल अपने गांव लौटे और अब यहां पर एक बहुत ही अच्छा डेयरी फार्मिंग का मॉडल उन्होंने अपनाया हुआ है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अर्चित से और जानते हैं इस पूरे मॉडल के बारे में। अर्चित, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्कार शैलेश जी। मैंने दिल्ली से लॉ किया था, उसके बाद कुछ समय वहाँ पे काम करके कोर्ट्स में मेरे स्वभाव के लिए मुझे सही नहीं लगा, तो फिर मैं कनाडा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ने गया। वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे मैंने जॉब भी किया। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को लगा कि आप एक बच्चा हमारे पास रहना चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यहाँ आएँ। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। तो हमारा जो ये फार्म लैंड था, ये कुछ यूटिलाइज नहीं हो पा रहा था, तो उसको एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए कि एक्टिविटी क्या हम ऐड करें इसमें, तो हमने एक डेयरी फार्म यहाँ पे सेटअप करने का सोचा। तो उसकी फिर हमने ऑर्चर्ड के बीच में अपने प्लानिंग करी कि कैसे ट्रीज़ को यूज़ करके हम एक नेचुरल बेस्ट एनवायरनमेंट एनिमल्स के लिए क्रिएट कर सकें। हमारे पास जैसे जो फॉडर लैंड है, उस पर हम मतलब जो खेती कर रहे थे पहले अनाज की, गेहूं की या गन्ने की, उसकी जगह हम इनके लिए हरा चारा उगाते हैं। जो यहाँ से गोबर निकलता है उसको हम खाद में कन्वर्ट करते हैं, उसे अपने ही फार्म में, बाग में यूज़ करते हैं, जिससे कि हम ऑर्गेनिक की तरफ मूव कर सकें थोड़े थोड़ा। एक एक चीज़ का बड़ा बारीकी से आपने ध्यान दिया है यहाँ पर जी। तो एक चीज़ ये भी बताएं, आप जो दूध लोगों तक है जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध कैसे पहुँचे? जब हम प्रोड्यूस करते हैं ना, हमें शुरुआत से ही लेना पड़ता है कि हम अपने एनिमल को अच्छा खिलाएं। सबसे पहली बात, शेड में सफाई रखना कि स्मेल्स ना आए कोई भी। उसके बाद जो अपना मिल्क है, वो एक स्टील की कैंस हैं इनमें हम मिल्क भरते हैं, और फिर इसको, इसमें सील भी है जिससे लीक ना हो, रबर सील्स हैं, और फिर इसको केबल टाई से लॉक कर देते हैं। हमारा जो इसका रूट है डिलीवरी का, वो एक फिक्स्ड है, तो हमें इसलिए ये पता रहता है कि आदमी कितनी देर में वहाँ पहुँचेगा। तो और ये कैन क्योंकि स्पेसिफिकली जिसका 2 लीटर दूध है उसका 2 लीटर है, जिसका 1 लीटर है उसका 1 लीटर है, तो अलग अलग भरा हुआ है। हमने ऐसे नहीं किया कि 100 लीटर दूध इकट्ठे शहर भेज दिया। मतलब सिंपल प्रैक्टिस से हमने ये चेक किया हुआ है कि कस्टमर तक अच्छा दूध पहुँचे और टाइमली पहुँचे। तो यानी ये जो आपने सील, हालांकि ये तोड़ी जा सकती है, लेकिन इस तरह से है कि छोटे छोटे कंटेनर हैं, अगर कोई चाहे भी तो कहाँ एक एक डिब्बे से निकालेगा। जी, बिल्कुल यही सोच थी कि एक एक डिब्बे से निकालना पॉसिबल नहीं होगा। जब इस डेयरी को बनाया तो यहाँ पर किन बातों का ध्यान रखा? शेड का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो था डायरेक्शन। तो इसमें जो यहाँ पे विंड फ्लो है वो वेस्ट से ईस्ट रहता है और ईस्ट से वेस्ट रहता है, पछवा पूर्वा जो बोलते हैं। तो जब ये शेड का जो ब्रॉड साइड है इधर, तो हर एनिमल को हवा लगेगी। अगर हम इसको ऐसे बनाते तो जो उधर एनिमल खड़ा होता सिर्फ उसे ही हवा लगती। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो पक्का एरिया है, इसके बाहर एक कच्चा एरिया भी रखा हुआ है एनिमल्स को। आजकल विंटर्स में नहीं, पर समर्स में उन्हें बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। रात को हम बाहर बांधते हैं तो नेचुरल पेड़ की शेड में कूलिंग इफेक्ट में रहते हैं। फिर जो फीडिंग का है, ये इस तरह से बना हुआ है कि जिससे कि इसमें ट्रैक्टर से, TMR मिक्सर से फीडिंग हो सके। फिर जितनी वाटर ट्रोज हैं, ये सब हम इस पर चूना करते हैं, जिससे कि एनिमल को वो क्लीन मिले पानी, उसमें फ्रेश वाटर आता है, जिससे कि टेम्परेचर वेरिएशन ना हो। एनिमल को अगर फ्रेश वाटर ना दिया जाए तो वो पानी पीता भी नहीं है, गर्म होना चाहिए सर्दी में, और तो उसके लिए फ्रेश जो बोरिंग से पानी आता है, अभी वो जो ये पानी वहाँ पे है, ये बिल्कुल बोरिंग का फ्रेश वाटर रखा हुआ। अभी कुल कितने गोवंश, गाय भैंस यहाँ पर है? यहाँ पे अराउंड 10 गायें होंगी और 35 के करीब मिल्किंग बफलोज हैं। उसके अलावा हमारे पास ये 15-20 हीफर्स हैं
और छोटे काव्स हैं 20-25। हमारा अपने एनिमल्स डेवलप करने में भी बहुत फोकस है अब, क्योंकि एनिमल की कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। कितना प्रोडक्शन हो जाता है यहाँ से दूध का रोज अगर बात करें? समर्स में 200 लीटर और सर्दियों में अराउंड 300 लीटर्स तक चला जाता है। कुल कितने अभी आपके साथ परिवार हैं जो जुड़े हैं जहाँ तक ये दूध आप पहुँचा रहे हैं? आज की डेट में 100 से ज़्यादा परिवारों को दूध भेज पा रहे हैं। यहाँ से अभी क्या रेट जा रहा है दूध आप लोग के यहाँ से? यहाँ से जो बफलो मिल्क है वो 80 रुपीज़ जाता है और काउ मिल्क 65। ये जितने भी यहाँ पर गोवंश हैं इनके लिए आपने बताया कि खुले में है, आग भी जल रही है, सर्दियों में इन्हें भी ठंड लगती है तो ध्यान रखा सर्दी है। में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हम पूरा शेड जो है इसको सील कर देते हैं चारों तरफ से, ऊपर से भी। जो ऑर्चर्ड यहाँ पे लगा हुआ है उसमें किस चीज़ के पेड़ लगे हैं? यहाँ पे आम के 5-6 वैरायटी हैं। राम केला है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, और लीची है हमारे पास, कुछ नाशपाती और नाग है। तो ये सब कॉमर्शियल मार्केट में जाता है? हाँ जी, ये मार्केट में जाता है। कुल कितने क्षेत्रफल में यहाँ पर आपकी बागवानी और खेती? टोटल 20 एकर्स है फार्म लैंड जो है। उसी में गौशाला और पशु चारा सब उसमें शामिल है। जी। अभी अगर हम बात करें इस पूरे मॉडल की, तो ये आपने जो शुरुआत की थी इसकी डेयरी की वो कब की थी? 2016 में शुरू हो गई थी, अक्टूबर में डेयरी 6 एनिमल्स से शुरू हुई थी, क्योंकि डेयरी में मैंने जैसे बताया साइकिल बनाना होता है, तो एनिमल्स हमने एक साथ नहीं खरीदे, 2-2 महीने के गैप में खरीदे, जिससे कि डिमांड हम पूरी भी कर सके। एक तो शुरू में आपको पास कस्टमर होता नहीं, तो वर्ड ऑफ माउथ से हमने धीरे धीरे लोगों से कस्टमर्स बढ़ाए, उस हिसाब से एनिमल्स बढ़ाए। 50 एनिमल तक पहुंचने में पूरा हमें इसको 1.5-2 साल लगे। अभी ये डेयरी का जो मॉडल है वो टर्नओवर पे अगर बात करें एनुअल कितना कर जाता है? ये करीब 60 लाख्स के अराउंड डेयरी का टर्नओवर हो जाता है। और ऑर्चर्ड का उसके बाद अलग है? ऑर्चर्ड का अराउंड और जो एक्टिविटीज़ है अराउंड 10 लाख्स के करीब। आपके आने से पहले क्या स्थिति थी उनकी? मेरे आने से पहले इस टोटल फार्म लैंड की जो मतलब इनकम आ रही होगी, बिकॉज क्योंकि कोई देख नहीं रहा था, तो अराउंड 1 लाख रुपए रही होगी। यानी ये मानते हैं कि अगर मेहनत की जाए, ध्यान दिया जाए तो खेती बागवानी पैसा है? मेहनत बहुत है पर पैसा भी है। डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ क्या है? डेयरी फार्मिंग में हमें दूध बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती। एक तो उसका प्राइस आप कैसे सही ले पाएंगे और एक कॉस्ट कैसे कम रख पाएंगे। डेयरी में कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है, फीड की, लेबर की, मिसलिनियस चीज़ों की, मेडिकल एक्सपेंसेस की। एनिमल्स को अगर आप प्रेग्नेंट नहीं कर पाए तो नए एनिमल्स एक्वायर करने की, ये कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डेयरी फार्मिंग इतने अच्छे से आप कर रहे हो, इसके बारे में भी बताओ, कहाँ सीखा? इसके लिए मैंने NDRI करनाल में ट्रेनिंग ली। वहाँ पे डॉक्टर लटवाल हैं, अब तो रिटायर हो गए वो, उनका बहुत सपोर्ट रहा शेड की डिज़ाइनिंग में। यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है सहारनपुर में, वहाँ पे डॉक्टर खुशबा, डॉक्टर प्रमोद, उन 2 लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करी प्लानिंग करने में, डिज़ाइनिंग में। बाद में भी एनिमल हेल्थ कैसे मैनेज करनी है, क्योंकि तब हेल्थ पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो इन 3 जनों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है इस पूरे एंडेवर में। तो अर्चित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना कोई नंबर आप शेयर करेंगे और एड्रेस, जैसे कोई आपकी इस गौशाला में, इस डेयरी में आना चाहे? चिल्काना रोड पे कातला कला गांव में इस डेयरी स्थापित है, यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है। और मेरा नंबर 9410290929 है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चित। तो आपने यहाँ पर सुना आज अर्चित को और देखा कि किस तरह से डेयरी फार्मिंग का एक शानदार मॉडल, और शुरुआत इसलिए कि खुद को संतुष्टि मिल सके। पैसा तो कनाडा में भी कमा लेंगे, लेकिन अपने गांव में रहकर अगर कमाएंगे तो कई लोगों को रोजगार भी देंगे, खुद को संतुष्टि भी मिलेगी और लोगों तक खाने के लिए और पीने के लिए दूध के रूप में एक शुद्ध चीज़ पहुंचा सकेंगे। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।